नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास 7th के श्रृंखला के तहत हमारा यह 9th लेसन है, जिसका नाम है मृदा। मृदा को हम पार्ट 1 में लगभग आधा लेसन पढ़ चुके हैं और आधे लेसन को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इससे पहले 8 लेसन करवाए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी साइंस 7th के नाम से, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ एनसीईआरटी साइंस 7th के बाद 8th, 9th, 10th, 11th और 12th तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी साइंस विषय की। मृदा का जो पार्ट 1 है उसमें लगभग आधा लेसन समाप्त हो गया है और आधे लेसन को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो यह दोमट मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी यानी दोमट इसको कहते हैं, और मृणमय के रूप में किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मृदा में कणों के अमाप का उनके गुणों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देखा होगा, जो चिकनी मृदा होती है उसके कणों का आकार कम होता है, और जो बलुई मिट्टी होती है जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है उनके कणों का आकार ज़्यादा होता है। मृदा में कणों के अमाप का उनके गुणों पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। जो बलुई मृदा होती है वो कैसी होती है? हल्की होती है, सुवातित होती है और शुष्क होती है। जबकि मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। जो चिकनी मिट्टी होती है उसके जो कण होते हैं मिट्टी के, वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है, यानी जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच जो खाली स्थान होता है वो कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। ये बलुई मृदा की अपेक्षा होती है, भारी होती है, इसलिए क्योंकि इसमें जो बीच में कण होते हैं तो वायु होती नहीं है। तो ये चिकनी जो मिट्टी होती है इसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक इकट्ठा रहता है, जबकि बलुई मिट्टी में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा यानी दोमट मिट्टी कहलाती है। ये दोमट जो पौधों के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मृदा बालू, चिकनी मृदा और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। जो दोमट मृदा होती है वो बालू, चिकनी मिट्टी और एक तरीके की जो गाद होती है, इन तीनों प्रकार का मिश्रण होता है। जो दोमट मृदा होती है वो याद रखिएगा कि दोमट मृदा जो होती है वो बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों या आधारों के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। यानी जो गाद देखा होगा, नदियों के किनारे जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है, देखा होगा जब नदियों में बाढ़ आ जाती है। उसके अलावा जब बाढ़ के साथ साथ क्या होता है, बहुत मात्रा में मिट्टी आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गाद कहते हैं। और इसका जो आकार होता है वो दोमट मिट्टी और यानी चिकनी मिट्टी और बालू मिट्टी के बीच का होता है, यानी इसका आकार
कितना होता है, बालू और चिकनी मिट्टी के बीच का होता है। दोमट मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण की क्षमता होती है। जो दोमट मृदा होती है इसमें ह्यूमस की मात्रा भी होती है और यह जल धारण करने की क्षमता भी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता होती है और दोमट मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता होती है। लेकिन दोमट मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा होती है, जिससे इसमें पौधों की वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से होता है। तो सबसे अच्छी मृदा दोमट मृदा होती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है कि जो मृण्मय मिट्टी या दोमट और बलुई मृदा के नमूने एकत्र कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इसमें मृदा का एक गोला बनाया जा सके। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि इतना डालें कि इसमें जो है एक गोला बनाया जा सके। ये देखिए, मृदा से कार्य करना, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर एक गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। इस तरीके से एक बेलन को बेलन के रूप में बेल लें। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराएं। कोई मृदा किस प्रकार की होगी, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि इसे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। यानी कोई भी मृदा से यह निर्णय लिया जा सकता है कि जब उसको आप मनचाही आकृति का बना सकते हो। मैं जानना चाहता हूं कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या आप बता सकते हो कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने, मूर्तियां बनाने में सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं। मृदा के गुण। अब हम मृदा के गुण के विषय में पढ़ेंगे कि मृदा की गुण क्या क्या होते हैं। अब हम मृदा के गुण के विषय में पढ़ेंगे। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। मृदा में जल अंतःस्रवण की दर। जो मृदा होती है इसमें जल अंतःस्रवण की दर क्या है। बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर माप के 2 वर्ग अंकित किए। इनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना दिया। उन्होंने 2 अमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। सड़क पर बनाया था। उन्होंने 2 समान अमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा से बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। बूझो को आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी में अवशोषण में इतना अंतर क्यों है। क्योंकि फर्श पे क्या होता है कि फर्श पे जो पानी होता है वो अवशोषित नहीं होता है, जबकि मिट्टी में क्या होता है, पानी अवशोषित हो जाता है। आइए इसे समझने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना ले। दलों के नाम ABC रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा के नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक अमाप के 3 छोटे टिन के डिब्बे लेकर उसकी तली को काट लें। यदि PVC पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग
कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हो आप चित्र में, इस तरह से आपको काटना है। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई तक धंसा कर लगा दें। चित्र 9 पॉइंट इस तरीके से क्या करें, वहां पर जो है पाइप को धंसा कर लगा दें। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण की दर की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जल की अंतःस्रवण यानी सोखने की दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। अंतःस्रवण जल की मात्रा कितनी है और समय कितना लगा है। जैसे 200 ml जल है, आपने पाइप में डाला और वो मृदा कितनी देर में इसको अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रकार से हम अंतःस्रवण दर या पानी अवशोषण दर का मान हम निकाल सकते हैं। ये उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि 200 ml जल है और कितना 20 मिनट लगा, तो इसमें क्या हुआ, अंतर दर कितनी निकली, 10 ml प्रति मिनट। अपने जल द्वारा लिए गए मृदा के नमूनों में अंतःस्रवण की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों की अंतःस्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रवण दर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब मृदा में नमी को देखते हैं। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है। आपने देखा होगा कि जब गर्मी में जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको जो हवा होती है वो क्या होता है, वो गर्म की तरह आपको ऊपर उठती हुई दिखाई देगी, जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। ये एक क्रियाकलाप है, ये जल की बूंदें हैं, ये क्वथन नली है और ये मृदा का नमूना है। यहाँ पर क्या हुआ, बर्नर से क्या हुआ, यहाँ से बर्नर से इसको जलाया जा रहा है इस तरीके से। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी यानी भीतरी दीवारों पर संग्रहित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है, इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकाल दें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया है, दोनों के बीच का अंतर नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये पता लगा सकते हैं कि मृदा में जो कंपदीप्त प्रतीत होता है वो किस प्रकार से होता है। मृदा द्वारा जल अवशोषण। अब मृदा किस प्रकार जल अवशोषित करती है, इस विषय को हम समझते हैं। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती हैं? आइए यह जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र, समाचार पत्र के कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे लेकर मोड़कर अनुसार कीप में लगाकर किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाएं। फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप को नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य को किसी ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिरे, उसे पूरी मृदा में डालिए। जब डालना तब तक जारी रखिए जब तक रिस कर कीप के नीचे गिरना आरंभ ना कर दें। मापन सिलेंडर के
बचे जल को माप कर उसे आरंभिक माप से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा और अपने परिणामों को इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि ये एक कीप लीजिए और ये ड्रॉपर लीजिए, इसमें फ़िल्टर पत्र लगाइए और इस तरीके से क्या करिए, इस तरीके से हम मृदा के में जल अवशोषण के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से समझाया गया है कि मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन और मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन, मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन यानी U-V और मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-V। 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम जो है कितना जल मृदा अवशोषित किया है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो आज हम ये जो 9th लेसन है इसको हम सेकेंड पार्ट हुआ है और इस लेसन का जो है आखिरी और अंतिम पार्ट 3rd में इस लेसन को पूरा कंप्लीट किया जाएगा।